आइए 1000 क्वेश्चन के टारगेट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज हम 50% क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। 1000 क्वेश्चन में आज हम 500 क्वेश्चन तक समाप्त कर देंगे। तो जो नए हैं उनको बता देता हूँ कि यह जो सीरीज लाया गया यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है और साथ ही यह मॉडल टेस्ट पेपर का भी काम करेगा। यह जो है बहुत बड़े बड़े राइटर का बुक से संकलन किया गया है। यह एक क्वालिटी कंटेंट है। आपको मैं बता देता हूँ कि यह जो है क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन इसी से आते रहते हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चन सेटिंग होता है इस एग्ज़ाम में नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम में इस आयोग का जो क्वेश्चन होता है दूसरे आयोग में दे देते हैं, यूपीएससी का कहीं और दे देंगे, फिर नेट का कहीं और दे देंगे। तो यह जो क्वेश्चन है यह सबका संकलन किया गया है। तो इसमें हम आगे बढ़ते चलते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे तरफ से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं और यह सब फ्री में दे रहे हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पर जो मृत्यु होती है 1727 ईस्वी में होती है यहाँ पर। तो मुर्शिद कुली खां कौन था? यह बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। ठीक है, इन्होंने जो था सबसे पहले स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता जो स्थापित की। तो मुर्शिद कुली खां और कौन था भाई? यह पहले ब्राह्मण था, बाद में जो क्या ये मुसलमान बन गया। ठीक है, और इसके बारे में और फैक्ट जानेंगे हम लोग। अब यह क्या हुआ था कि 1700 ईस्वी में इसको जो सूबेदार बनाया गया था, बंगाल का सूबेदार, और 1717 में जाकर यह अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और साथ साथ में इसको मान्यता भी मिल गया। अब किससे मान्यता मिला? तो मुग़ल शासक से, क्योंकि पहले तो पूरे भारत तो मुग़ल शासक का ही अधिकार था। तो मुग़ल शासन ने भी इसकी स्वतंत्र संस्था को मान्यता दे दी। अब बाद में फिर 1719 में इसको उड़ीसा भी इसको दे दिया गया कि तुम जाओ और अपना स्वतंत्र रूप से शासन करो। फिर और क्या इसके साथ में फैक्ट जुड़े हुए, इसने अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ लेके गया? मुर्शिदाबाद लेके गया, मुर्शिदाबाद लेकर गया। ठीक है, इसके समय बहुत सारे हिंदू जमींदार थे, जैसे सीताराम राय, उदित नारायण। इन सबों ने क्या किया था? इसके अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जिसको इन्होंने मुर्शिद खान कुली खान ने दबाया था। फिर एक और इम्पोर्टेंट किया था, जब ये स्वतंत्र होने के बाद जो है इन्होंने क्या किया था, ये जो अंग्रेज औरंगजेब लोग थे और यह जो फर्रुखसियार के दस्तक का जो अंग्रेजी लोग दुरुपयोग करते थे अंग्रेजी सत्ता, तो उसके विरुद्ध में भी दुरुपयोग पर भी रोक लगाया था। इसने बोला था कि नहीं चलेगा। ये सब क्या था कि एक वह जो दस्तक मिला था ना, जिसको फरमान बोलते थे व्यापार करने का, तो किसी दूसरे को भी दे देता था कि जाओ भाई तुम भी व्यापार करो यहाँ पर। तो इसके ऊपर उन्होंने रोक लगाया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके साथ देखिए और 2-3 तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा। इसका तो आंसर है कि हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से पहला अभिलेखीय प्रमाण, यानी कि भारत में भागवत धर्म। अब भागवत धर्म मतलब किसे कहते हैं? जो कि भागवत धर्म का विदाई। भागवत धर्म का मतलब कौन? देव उसका कौन था? तो वासुदेव, जिसको कि कृष्ण भी कहा गया है। बहुत जगह इसको कृष्ण भी कहा गया, कृष्ण से संबंधित है, मतलब विष्णु के अवतार जो होते हैं। तो उस समय क्या हुआ था, यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ था किसने उत्कीर्ण कराया था? यह जो था यूनानी राजदूत जो था हेलियोडोरस, ठीक है, ये कराया था। लेकिन इसका जो राजा कौन था? हेलियोडोरस जो था किसके अंडर में था ये कौन से राजा? तो यवन शासक था, यवन शासक एंटीऑलकिस। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किस शासक, यवन शासक के अभिलेख से पता चलता है कि भागवत धर्म भारत में स्थापित थी? तो एंटीओलकस। लेकिन जब राजदूत की बात करेगा तो हेलियोडोरस की, और जब अभिलेख की बात करेगा तो बेसनगर अभिलेख से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? स्लाइड। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो ग्रहण की थी, यह जो
वन एंड ओनली था चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने ही सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। यह कौन था भाई? तो समुद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त का पुत्र था। यह जो अपना भाई रामगुप्त इसकी हत्या कर ध्रुव देवी से विवाह किया था, इसकी पत्नी से विवाह किया था, यानी अपनी भाभी से विवाह करके यह राजा बना था। ठीक है। इसके साथ साथ और 2-3 शादियां भी उन्होंने की थी। राजकुमारी कुबेर नागा से किया था, फिर कदम वंश की काकुस्थुभस्म की पुत्री से विवाह किया था। फिर उसके साथ साथ जो बाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ में, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रुद्रसेन द्वितीय के साथ में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कराया था। ठीक है, यहाँ रुद्रसेन द्वितीय, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके साथ साथ क्या था, इसने फिर शकों को भी नाश किया था। तो शकों को जब नाश किया था, शकों को, तो इसने एक उपाधि ली शकारी। उस समय शकारी भी उपाधि इसी का था। अश्वमेध किया था इन्होंने। फिर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। साथ में इसके दरबार में कौन रहते थे? इसके दरबार में कालिदास रहते थे। ठीक है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आता रहता है, जो इनके समय में कौन सा चीनी यात्रा किया था? तो फाहियान किया था यात्रा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब नेक्स्ट चलते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक जो थे, ये थे बाणभट्ट। ये हर्षचरित जो है, हर्षवर्धन का दरबारी थे। ये हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट, और उन्होंने लिखा था। इसको एक बहुत ही ऑथेंटिक प्रमाणिक रचना माना जाता है। ठीक है। लेकिन साथ साथ में ये ऐतिहासिक तो है, लेकिन साथ साथ में कल्पना भी इसमें है। कल्पना मतलब कि प्रशंसा में लिखा जाने वाला बहुत सारे छंद भी इसमें समाहित है। ठीक है। यह बहुत ही विश्व के साथ साथ बाणभट्ट का दूसरी भी रचना है, वो कादम्बरी है। बाणभट्ट ने कादम्बरी की भी रचना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। हमारे वेबसाइट का पता सेम नाम से है, www.examhindiofficial.com। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? तो यह जो थे हर्षवर्धन था। ठीक है। सबसे पहले भूमि दान का शुरुआत किसके द्वारा माना जाता है? तो सातवाहनों द्वारा माना जाता है कि उन्होंने भूमि दान किया था। लेकिन यहाँ जो है, उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए जो भूमि दान किया था, हर्षवर्धन ने किया था। इसका कौन सा वंश था? यह पुष्यभूति वंश का था। पुष्यभूति का अंतिम महान हिंदू शासक था। इसका दूसरा नाम भी है लीलादित्य। लीलादित्य भी इसको कहा जाता है। इसका शासन कहाँ था? तो कन्नौज था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। यह जो था अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा था, और कई राज्यों को जीत लिया, आसपास में जीत लिया। लेकिन साथ साथ में इसके जो विजय रथ को, एक क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन के विजय रथ को किसने रोका? जब ये जीतते जा रहा था, तो एक आदमी की एंट्री होती है, जो एक महान उधर साउथ इंडिया का शासक है, चालुक्य सम्राट आया था, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। ये जब जीतते जा रहा था, तब पुलकेशिन द्वितीय ने ही इसके विजय रथ को रोक दिया था। इसके साथ साथ ये जन कल्याणकारी शासक था। इसने टैक्स कितना लगाया था? टैक्स जो था 1/6 लगाया था। और बाद में क्या हुआ था, लास्ट में इन्होंने बौद्ध धर्म, पहले शिव धर्म का अनुयायी था, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे, तो आपको जो है ना चीज़ें रिवाइज होगी। और अगर आप पहले से जानते हैं, तो आप इसको एज ए रिवीजन की तरह लेंगे, और इसको रिवीजन के बेस में आपको ये चीज़ें याद होती रहेगी। क्योंकि हिस्ट्री को बहुत लोग बोरिंग समझते हैं, और उसको रिवीजन करना भी उसको बोरिंग समझते हैं, और एक इफ़र्ट लेने वाला भी ये सब्जेक्ट होता है। तो हम इसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री में ये सब लाए हैं। तब नेक्स्ट यदि क्या है, नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसने कराया था?
तो कुमारगुप्त प्रथम था जिन्होंने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। यह कौन था? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब उस समय थे, उसके बाद जो यह शासक बना था, उसका पुत्र मान लीजिए कि इनका पुत्र था। ठीक है, यह भी बहुत ही महान सम्राट हुआ। यह जो था मंदसौर, इसका है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में इसकी महानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, उस समय वह चारों समुद्र की तरफ जो है उसका शासन हुआ करता था। इस समय किसके समय भी हून का आक्रमण हुआ था, जिन्होंने इसको परास्त किया था। इसका कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार पूछता है। ये जो कार्तिकेय प्रकार के सिक्के जो मिलते हैं, ये सिर्फ इसी के समय में मिलते हैं। ये एक यूनिक चीज़ है। इसका जो सिक्का था वो कार्तिकेय का इस पर छाप था, इसको कार्तिकेय प्रकार बोलते थे। ये इन्हीं के समय में मिलता था, क्योंकि इन्होंने कार्तिकेय को अपना भगवान मान लिया था। ठीक है, कार्तिकेय को ही भगवान मानते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनी ने ध्वस्त किया था, किस देवता से संबंधित है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है ये शिव से संबंधित है। ठीक है, महमूद गजनी का कब हुआ था? तो यह 1025 से 26 के बीच में आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक था। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। संप्रभु शासक, तो आपको लग रहा होगा इतने सारे शासक तो सब संप्रभु थे, लेकिन नहीं, इल्तुतमिश ही था जो कि यह संप्रभु शासक था, क्योंकि बहुत सारे ये सब जो शासक थे वो उनके नाम से शासन करते थे। जो वहाँ तुर्की में खलीफा होते थे उनके नाम से शासन करते थे। लेकिन इल्तुतमिश था, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो है एक स्वतंत्र शासन था, मतलब वहाँ बगदाद के खलीफा से खिल्लत ले लिया था। बोला था कि नहीं, जो है हमको आप अथॉरिटी दीजिए कि हम स्वतंत्र रूप से काम करें। तो वहाँ पर उसको खिल्लत जो होता है, एक तरफ से प्रमाण होता है, फरमान प्राप्त करके लेके आ गया और उपाधि ले लिया नासिर अमीर उल मोमिन। ठीक है, तो इसका दामाद एक ऐबक था। और इसके साथ में और इम्पोर्टेंट कुछ देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें बात पता चलती। इसने क्या किया था? शुद्ध अरबी के सिक्का चलाया था, शुद्ध अरबी सिक्के। ठीक है, पहला सुल्तान था, फर्स्ट सुल्तान था जिन्होंने ये चलाया था। इसने लाहौर के जगह पे कहाँ राजधानी बनाया? अपना राजधानी दिल्ली में स्थापित किया। साथ ही इक्ता का प्रचलन किया। इक्ता व्यवस्था इसने ही लाया था। इसके दरबार में एक विद्वान था जिसको क्या बोलते हैं? मिनहाज उस सिराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? यानी फतेहपुर। बाकी फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार सब इन्होंने जो है स्थापित किया था, लेकिन फतेहपुर को इन्होंने नहीं किया था स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मलिक कफूर थे। मलिक कफूर के साथ में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यह क्या था? एक हिजड़ा था। ठीक है, कहीं इसको नपुंसक भी बोलते हैं। ठीक है, पहले यह हिंदू था, बाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत ही महान सेनापति था। इन्होंने साउथ इंडिया में बहुत से राज्य को जीता था, जैसे देवगिरी जीता, वारंगल जीता, द्वार समुद्र जीता, मालाबार जीता, देवगिरी जीता। यह बड़ा ही विश्वस्त था, अलाउद्दीन का विश्वस्त था। जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, मृत्यु कब होती है अलाउद्दीन की? 2 जनवरी 1936 16 ईस्वी में 16 ईस्वी में मृत्यु होती थी, तब ये ही शासक बन गया था। और क्या किया था? अलाउद्दीन के 6 वर्ष के बेटे शिहाबुद्दीन को बना दिया था राजा। ठीक है, फिर राजा बना के इसकी माँ से यानी अलाउद्दीन की वाइफ से शादी कर लिया। ठीक है, और इसकी अलाउद्दीन की दूसरी जो वाइफ थी पत्नी मल्लिका जहाँ बोला था, उसको उन्होंने बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया। और इसके जो पुत्र थे खिज्र खां और सादी खां, उसको भी अंधा कर दिया। मुस्लिम जो उस समय युग था मुग़ल काल में, बहुत ही
राजघराने में ही या फिर अपने में ही बहुत ही लड़ाई हत्या ये सब आपको मिलेगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ तो नहीं आता है क्वेश्चन में, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आता है। अगर ये चीज़ अगर मैं आपको बता देता हूँ तो एक याद करने के लिए ये सब कहानी की तरह होता है, तो आप याद करने में आपको आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था। तो ये बहुत ही फेमस है, इसको बोलते हैं मोहम्मद तुगलक। इसका दूसरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक भी बोला जाता है। ठीक है, यह बहुत ही पढ़ा लिखा था, इसीलिए इसको क्या कर, लेकिन इनका जो पॉलिसी था उसके कारण इसको मूर्ख सुल्तान बोला जाता था। पढ़ा लिखा था लेकिन मूर्ख। इनका मूल नाम जो था जौना खां था, जौना खां था। इसको जो है अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता है, शैतान का हाथी भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी योजना बनाई थी और जो कि फेल हो गया था। जैसे इसने दिल्ली के स्थान पर राजधानी कहाँ बना दिया, दौलताबाद। राजधानी को ले चला गया दौलताबाद। फिर कृषि के विकास में दीवाने को ही बनाया, दीवाने को ही बनाया। ठीक है, फिर इसका कुछ अभियान था, जैसे खुरासान विजय हो गया। उसके लिए क्या किया था, विशाल सेना बनाया था, इसका फेल हो गया। फिर कराचीन अभियान किया था, उसमें उसने 1 लाख सैनिक भेजा था, लेकिन क्या हुआ, मात्र 10 बचे थे, बचकर आ गए, बाकी सब मारे गए। इसीलिए इसको पढ़ा लिखा मूर्ख बोला जाता है। इस साथ साथ में क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को आकलन नहीं किया और उन्होंने अपना योजना बनाया था, कुछ भी कर देता था, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे नहीं सोचता था। इसलिए इसके समय में इब्न बतूता आया है। इब्न बतूता जो था अफ्रीकी यात्री था, ये आया था। इसके कुछ और, जैसे कि जब भी आपको कोई अल्टर टाइप का कुछ स्टेटमेंट लगे तो मान लीजिए कि मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे इसको बोलता था अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, ये सब भी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक नृत्य और संगीत में निपुण था। ये आदिल शाह सूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। ये हमने पिछले टेस्ट में भी चर्चा की थी, अकबर ने बनवाया था अपनी गुजरात विजय की स्मृति में। गुजरात विजय जो किया था उसकी स्मृति में बनाया था। ये 134 फीट था। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। ये पूछ देता है क्वेश्चन कि जो बुलंद दरवाज़ा है वो किस पत्थर से निर्मित है, तो लाल बलुआ पत्थर। और ये अर्ध गुंबदीय शैली में था, इसकी शैली जो था अर्ध गुंबदीय शैली था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ गायक था। अकबर के समय में सब सर्वश्रेष्ठ गायक था वो तानसेन था। इसमें कुछ देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जो एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। उस समय ये क्या था, नवरत्नों में भी था, अकबर के नवरत्न थे, उसमें से एक था। अबुल फजल ने लिखा है अपने ग्रंथ, अबुल फजल की कौन सी ग्रंथ होती है, तो आईने अकबरी। आईने अकबरी, उसमें लिखा है कि उस जैसा संगीतकार जो है पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। सोच लीजिए यह कितने महान संगीतकार थे, गायक भी थे संगीतकार भी थे दोनों। ठीक है, क्योंकि वो बीना बजाते थे और बीना बजाते थे, इतना खतरनाक मान लीजिए, या फिर इतना निपुण थे बीना बजाने में कि वह अपने बीना बजाकर वो दीपक को जला लेते थे, दीपक को बुझा देते थे। सोच लीजिए इतना उसमें पावरफुल बजाते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। पहले क्या थे, रीवा के महाराज के साथ में थे, बाद में उन्होंने अकबर ने मांग लिया था। और एक बहुत ही, इन्होंने इतना महान संगीतकार थे और गीतकार की इन्होंने एक शैली बना दिया जिसको क्या बोलते हैं, ध्रुपद गायन शैली। ठीक है, इतने ये महान थे। फिर इसके साथ साथ और भी किया, जैसे मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार, दरबारी कान्हड़ा, ये सब भी इन्होंने रचना किया था। अकबर ने फिर इनको खुश होकर इनको एक उपाधि भी दिया था, उसको बोलते हैं कंठाभरण बिलास, बिलास बानी, इनको उपाधि भी दिया। कहा जाता है कि बाद में वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओलज क्या था।
अब पोलज जो होता है एक भूमि की श्रेणी होती है। अब पोलज में क्या होता है, एक वर्ष में 2 फसल काटा जाता है, उसको पोलज बात, मतलब कि हर वर्ष खेती होती है। अब देखिए 4 प्रकार के भूमि की श्रेणी होती थी जब पोलज होता था। हर वर्ष खेती हुआ, हर वर्ष में 2 फसल तो लगा ही सकते थे, ठीक है। फिर परती हुआ, तो परती का मतलब क्या होता था कि हर वर्ष उसमें हम लोग उपजाते नहीं हैं, उसमें एक साल लगभग छोड़ देते हैं, अल्टरनेट ईयर 1 साल 2 साल भी छोड़ देते हैं कभी कभी। फिर एक चाचर हुआ, चाचर में क्या होता है 3 से 4 वर्ष के लिए भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन यही बंजर कहला जाता है कब, जब उसको 4 से ज़्यादा वर्ष तक, 5 ज़्यादा वर्ष तक छोड़ेंगे तो ये फिर बंजर हो जाता है, बाद में इस पर कोई फसल नहीं उगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया है? सर ये तो वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है कि ताजमहल मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। इन साथ साथ में ये और कुछ चीज़ें भी जान लेंगे इसके साथ में, कौन थे इसकी। मुमताज़ महल के पिता का नाम था, ठीक है, हाँ सॉरी, मुमताज़ महल का जो भाई था आसफ खान था। आसफ खान एक बहुत ही मान लिए कि शक्तिशाली सरदार माना जाता था, ठीक है। इसका प्रारंभिक नाम जो होता था बानू बेगम है, बानू बेगम है। बाद में जो है इनका नाम मुमताज़ महल या अर्जुमंद बानो बेगम पड़ गया, ठीक है। शाहजहाँ के साथ इसका ज़्यादा ही प्रेम था, तो यह जो है इसके 14 बच्चे हुए थे। मुमताज़ महल के 14 बच्चे हुए, इसमें 4 पुत्र थे, ठीक है, जिनकी आपस में लड़ाई हुई थी। दारा हो गया, शुजा हो गया, औरंगजेब हो गया और मुराद हुआ, जिसमें से सब लोग हार गए थे और औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त की थी और फिर शासन किया था। 2 पुत्रियां हुई, जिसमें जहां आरा हो गया और रोशन आरा हो, ठीक है। बाद में जो ये मर गए थे तभी इसके ऊपर जो स्मारक बनाया था उसको ताजमहल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु जो होती है वो 1707 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का औचित्य ठहराता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि अबुल फजल जो है बोलता है कि अकबर राजस्व वसूल करता था, किस लिए करता था? तो सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था। इसका ये थ्योरी देता है कि सार्वभौमत्व के लिए मतलब सबके लिए मुआवजा था, सबका भरण पोषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर बैरम खां की संरक्षणता में रहे थे, यानी कि कुछ समय क्या था कि अकबर के द्वारा सबसे पहले जब थे पर्दा पेटीकोट गवर्नेंस भी बोला जाता है, फिर साथ में जो बैरम खां की, क्योंकि अकबर जो था अल्पायु में सत्ता पर बैठे थे, इसीलिए ये बैरम खां के संरक्षण में रहे थे। तो यह 1556 से 1560 तक ये बैरम खां की संरक्षता में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत में कोठी स्थापित करने में सफल रहा था? तो ये हमारे लास्ट टेस्ट सीरीज में भी आया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। तो ये सर टॉमस रो थे, इसको हम लोग निमोनिक्स में लगाते हैं कि यह जो था जहांगीर के समय में रो कर आया और इसको कुछ राज्य मिल गया था। रो के जब ये जहांगीर के साथ में भीख मांग के बोला कि मुझे भी कुछ दे दीजिए यहाँ पर, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो इसको भी कुछ तब इसको मिला था व्यापार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथ क्या था? चौथ जो है राजस्व का भाग था, 1/4 भाग था। अब ये क्या था भाई? तो राणा डे ने बोला है कि चौथ जो है सेना के लिए दिए जाने वाला अंश दान मात्र नहीं था, बल्कि जो था बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करते थे मराठे लोग, इसीलिए वो लेते थे। वो क्या करते थे, मुगल क्षेत्र से भी लेते थे, मुगल क्षेत्र के हो गए की भूमि से हो गए, फिर पड़ोसी से उसके हो गए। उसको बोलता था कि हम आपकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए अपनी आय का चौथा हिस्सा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिवाजी के मंत्री परिषद को कहते थे?
तो शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है, अष्टप्रधान में क्या क्या था? अष्टप्रधान ही थे जो कि पूरा शिवाजी के प्रशासन को संभालते थे। जैसे उसमें पेशवा होते थे, पेशवा प्रधानमंत्री हो जाता था। फिर अमात्य था, अमात्य या मजुमदार था, या जो वित्त मंत्री जितना वित्त कार्य ये देखता था। वही बाकिया नवीस था, बाकिया नवीस जो था ये दैनिक दरबार का जितना भी काम होता था वो करता था। सचिव भी था, सचिव जो था जितना पत्र व्यवहार का होता है विदेश के साथ में, ये तो दूसरे राज्य के साथ में ये करता था। फिर दबीर था, दबीर जो था ये विदेश मंत्री था, विदेश मंत्री था। ठीक है, फिर उसके साथ में सेनापति था, सेनापति को सरे नौबत भी बोलते हैं। सेनापति का तो वही सेम काम था, अपना सेनापति का काम करना। फिर पंडित राव था, पंडित राव भी इसके अष्ट दिग्गज में थे। पंडित राव जो था वो धार्मिक जो चीज़ें थी उसके देखा रेखा करता। फिर न्यायाधीश था, न्यायाधीश 8 हो गया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सालवाई की संधि कब हुई थी? तो सालवाई की संधि जो होती है 1782 ईस्वी में होती है, 82 ईस्वी में। तो कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप देख लीजिए कि इसके किसके बीच में हुई। तो अंग्रेज और महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया नहीं, इसके साथ क्या हुआ था? तो अंग्रेज जो थे ये माधव नारायण के साथ में हुआ था, और महादजी सिंधिया जो थे वो बीच में मध्यस्थता की थी, उन्होंने मध्यस्थ में थे महादजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है, ये 1760 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध जो हुआ था ये अंग्रेज़ों के आयर कूट हो गया, और इधर फ्रांस के थे वर्सेस काउंट लाली था, इन दोनों के बीच में हुआ था। ये फ्रांस के थे और ये अंग्रेज थे। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या हुआ था कि लाली जो था पांडिचेरी भाग गया, और यह जो युद्ध है इसके बाद में जो है फ्रांस का तो पूरा यहाँ से ख़त्म ही हो गया, यहाँ पर कहानी मतलब आत्मसमर्पण कर दिया फ्रांस वालों ने, और लगभग आउट हो गए इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लाइव कब भारत आया था? तो क्लाइव 1765 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसका जन्म तो 1725 ईस्वी में होता है क्लाइव का, लेकिन वह 1765 में आया था। ईस्ट इंडिया के पहले वो क्लर्क था, बाद में वो कैप्टन बन गया। ठीक है, फिर उस समय एक आर्काट में जो है बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। फिर इसने बहुत सारे काम किए, जैसे बंदरगाह में समुद्री लुटेरों का भी दमन किया था। ठीक है, फिर जो था कलकत्ता में भी इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। कलकत्ता को नवाब जो सिराजुद्दौला, कलकत्ता को इसने जीत लिया था 1757 में भी पहले जीता था, बाद में फिर भारत आया था इसने। ठीक है, फिर ये कलकत्ता की राजनीति में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही हमारा यह सीरीज में हम लोगों ने 50% यानी कि 500 क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है। 50% क्वेश्चन और भी आपको हम आराम से अच्छे से करा देंगे। आप इसका डिस्कशन और हमारे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका नोट्स बना सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वेरी इंपॉर्टेंट जो फ्री में वीडियो आ रहे हैं आप इसका लाभ उठाइए, और जहाँ तक हो सके अपना बेस्ट दीजिए, और आपने जो टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है, उसको आप प्राप्त कीजिए। अभी के लिए आपको बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।